बहुत पुराने समय की बात है। मारवाड़ के एक सुंदर और शांतिपूर्ण शहर में एक राजा रहता था जिसका नाम महाराज वीरेंद्र था। वो राजा ना केवल अपनी शक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अपार स्नेह के लिए भी जाना जाता था। उसके राज्य में हर कोई सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करता था। यहाँ तक कि जंगल के जानवर भी बिना किसी डर के शांति से रहते थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीने आते थे और चारों ओर सौहार्द और सुरक्षा का माहौल फैला रहता था। महाराज वीरेंद्र का एक ही पुत्र था जिसका नाम राजकुमार आयुष था। वो अपनी बुद्धिमता, निष्ठा और बहुआयामी कौशल के कारण सभी के प्रिय था। आयुष हर कार्य में माहिर था, चाहे शिकार हो, युद्ध की कला हो या राज्य प्रबंधन। लेकिन अपने माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार और संरक्षण ने उसे जिद्दी और इच्छापरायण बना दिया था। जो भी वस्तु या वस्तु का प्राप्ति का लक्ष्य वो अपने मन में निश्चित करता, उसे पाकर ही अपनी संतुष्टि महसूस करता। इस तरह मारवाड़ का ये शांत और खुशहाल राज्य अपने राजा और राजकुमार के अद्वितीय व्यक्तित्वों के कारण एक आदर्श और सुखमय जीवन का प्रतीक बन गया था। एक दिन राजकुमार आयुष शिकार से लौट रहा था और उसके पीछे सैनिक और अन्य शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया और उसे अचानक अत्यधिक प्यास लगी। चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए उसने पाया कि वो धोबियों के मोहल्ले में पहुंच गया है, जहां हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक लड़की अपने लंबे काले बालों को सुखा रही थी। राजकुमार उस दृश्य को देखते ही रह गया, क्योंकि उसने जीवन में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मानो उसके बालों के बीच चांद जैसा नूर झलक रहा हो। लड़की ने भी उसकी नजर को महसूस किया और तुरंत अपने दुपट्टे से खुद को ढक लिया, फिर जल्दी से नीचे उतर गई। इतने में राजकुमार के साथी और उसके नौकर भी वहां पहुंच गए और मजबूरन उसे महल लौटना पड़ा। लेकिन उसकी आंखों से वो अद्भुत सुंदरता की छवि हट नहीं रही थी और उसके मन में एक अजीब खिंचाव और उत्सुकता जन्म लेने लगी थी। राजकुमार आयुष ने अपने विश्वास पात्र नौकरों को भेजकर पता लगाया कि वो लड़की वास्तव में धोबी राम सिंह की बेटी रश्मि थी, और ये तथ्य जानते ही उसकी जिद और गुस्सा इतनी बढ़ गई कि वो बिस्तर पर गिर पड़ा और ठान लिया कि केवल रश्मि से ही शादी करेगा। उसकी ये अडिग इच्छा शक्ति 3 हफ्तों तक बढ़ती रही और इस बीच उसकी लगन और अधीरता दिन ब दिन और अधिक प्रकट होने लगी। जब राजा वीरेंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने मामले की गंभीरता और राजकुमार की जिद को समझने के लिए गांव के अनुभवी और बुद्धिमान मुखिया सच्चिदानंद से सलाह ली। मुखिया ने ठोस अनुभव और सूझबूझ के साथ सुझाव दिया कि इस समय राजकुमार को रोकना उचित नहीं है, बल्कि उसे धोबी की बेटी के पास कुछ समय रहने दिया जाए, ताकि उसकी जिज्ञासा और जुनून थोड़ा ठिकाने आए और बाद में किसी राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाए। राजा वीरेंद्र ने मुखिया की ये सलाह ध्यानपूर्वक सुनी और उसे सर्वोत्तम उपाय मानते हुए स्वीकार किया, ये समझते हुए कि राजकुमार की जिद और इच्छा को इस समय शांत करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा और सुरक्षित रास्ता होगा। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार आयुष को अपने सामने बुलाया और गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में कहा कि उसकी जिद और गहरी इच्छा को देखते हुए वो उसे अनुमति देता है कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है। इस आदेश के बाद धोबी राम सिंह और उसकी पत्नी डरते कांपते महल में आए। उनके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। कहीं ये तो उनकी गलती नहीं हो गई कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है और उनकी बेटी के भविष्य को प्रभावित किया है। राजकुमार ने बिना किसी झिझक और विलंब के स्पष्ट शब्दों में उन्हें बताया कि उसने ठान लिया है कि वो उनकी बेटी रश्मि से शादी करेगा और तुरंत तैयारियां शुरू करने की आवश्यकता है। धोबी और उसकी पत्नी थोड़ी देर के लिए चुप रह गए। आश्चर्य और घबराहट के भाव उनके चेहरे पर साफ झलक रहे थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा कि ये उनकी खुशनसीबी है कि राजकुमार ने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन वे अपनी बेटी से पूछकर ही अंतिम जवाब देंगे। राजकुमार को यह सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि उसे प्रतीक्षा करना और किसी और से अनुमति लेना असहनीय लग रहा था। लेकिन उसकी मजबूत इच्छा, प्रेम और धैर्य ने उसे ये स्थिति बर्दाश्त करने पर मजबूर किया और उसने इंतजार करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि रश्मि और उसके प्यार के लिए सब कुछ सही समय पर होगा। रश्मि ने राजकुमार आयुष के सामने अपनी 4 स्पष्ट और अटूट शर्तें रखीं, जो उनके रिश्ते की दिशा और सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती थीं। पहली शर्त ये थी कि वो महल में रात नहीं गुजारेंगी, बल्कि सुबह अपने घर लौट जाएंगी और शाम को फिर से महल में वापस आएंगी, जिससे उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अंतराल सुनिश्चित हो सके। दूसरी शर्त ये थी कि राजकुमार उन्हें किसी भी हालत में छूने या उनसे व्यक्तिगत और अनावश्यक बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि उनका सम्मान और आत्मनिर्भरता बनी रहे।
तीसरी शर्त ये थी कि वो महल का पानी तक नहीं पिएंगी, एक ऐसा नियम जो उनके अनुशासन और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेता था। और चौथी शर्त ये थी कि यदि राजकुमार ने उनसे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो उनका रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक कठोर सीमा जो राजकुमार के प्रेम और धैर्य की परीक्षा थी। राजकुमार ने इन सभी शर्तों को ध्यान से सुना, समझा और बिना किसी झिझक या विरोध के पूरी तरह मंजूर कर लिया, ये जानते हुए कि उसका प्रेम रश्मि के प्रति इतना गहरा और सच्चा है कि वो इन नियमों का पालन करना न केवल स्वीकार करेगा बल्कि इसे अपने प्रेम की पुष्टि और सम्मान का प्रतीक भी समझेगा। और इस तरह वो अपनी इच्छा और भावनाओं को संयम और धैर्य के साथ नियंत्रित करने के लिए तैयार हो गया, ये दिखाते हुए कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार और स्वामित्व नहीं मांगता बल्कि सम्मान, समझ और अनुशासन के साथ खिलता है। रश्मि ने लगातार 6 महीने तक अपने निर्धारित नियमों के अनुसार महल में आना जाना जारी रखा। हर सुबह जैसे तय किया गया था वो अपने घर लौट जाती और शाम को वापस महल में अपनी कुर्सी पर बैठ जाती। इस लगातार आने जाने और रहस्यमय व्यवहार के बीच राजकुमार आयुष की नींद और चैन पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। उसकी आंखों के सामने हमेशा रश्मि की सूरत तैरती रहती और उसका मन उसकी हरकतों और रहस्यमय व्यवहारी पर केंद्रित हो गया। फिर भी अपने प्रेम, सम्मान और वफादारी के चलते राजकुमार ने अपनी तय की हुई शर्तों का कड़ाई से पालन किया और कभी भी उन पर दबाव नहीं डाला। इस असामान्य स्थिति के चलते दरबार में लोग अलग अलग अफवाहें फैलाने लगे, जो धीरे धीरे राजा वीरेंद्र और रानी के कानों तक पहुंची और उन्हें काफी चिंता और उलझन में डाल दिया। इसी बीच धोबी राम सिंह ने साहस दिखाते हुए साफ साफ बता दिया कि रश्मि उनकी वास्तविक बेटी नहीं है और उन्होंने राजकुमार से कहा, वो हमारी बेटी नहीं है। एक दिन हमारे घर आई और कहा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी मानकर रख लो। ये सुनकर राजकुमार आयुष के मन में मिश्रित भाव और उलझन उठने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रश्मि वास्तव में कौन है, उसका ये रहस्यमय और अनुशासित व्यवहार क्यों है और इसके पीछे कौन सी गहरी और अद्भुत कहानी छिपी हुई है जिसने उसके मन को और भी जिज्ञासु, सोचने समझने वाला और उसकी भावनाओं से पूरी तरह जुड़ा हुआ बना दिया। राजकुमार आयुष ने अपनी विश्वास पात्र दासी को अपनी योजना विस्तार से बताई और बिना किसी को सूचना दिए अकेले ही मालिया पर्वत की ओर निकल पड़ा। महीनों तक घूमते फिरते ऊंच नीच रास्तों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार करने के बाद वो अंततः एक ऊंची और सुनसान पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उसे एक गुफा दिखाई दी। भीतर जाकर उसने देखा कि वहां एक बहुत बूढ़ा योगी महाराज ध्यान और पूजा में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और बाल लंबे और झड़ गए थे और पूरे शरीर पर धूल जमी हुई थी। राजकुमार ने उनके सामने हाथ जोड़कर बैठा और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, जिसमें सुबह झरने से पानी लाना, योगी के हाथ पांव धोना, उनके बालों को सावधानी पूर्वक कंघी करना, गुफा की सफाई करना और नीचे घाटी से जंगली फल और फूल तोड़कर उन्हें खिलाना शामिल था। उसने महीनों तक लगातार और निष्ठापूर्वक सेवा जारी रखी, बिना किसी शिकायत या आलस्य के। 1 महीने बाद योगी महाराज ने अपनी आंखें खोलीं और राजकुमार को सामने देखकर बोले, बच्चा, तूने हमारी सेवा की है, ये राख ले जा। इसका उपयोग करके तू सब देख सकेगा, लेकिन कोई तुझे नहीं देख पाएगा। राजकुमार ने उनकी बात ध्यान से सुनी, राख को सावधानी पूर्वक संभाला, कपड़ों में बांध लिया और महल की ओर लौट गया, ये जानते हुए कि अब वो रश्मि की असली पहचान और उसके रहस्य को जान सकेगा और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कोई उसे इस जादुई शक्ति से देख नहीं सकेगा। महल लौटकर राजकुमार आयुष ने साधु महाराज द्वारा दी गई जादुई राख को अपने माथे पर लगाते ही उस अद्भुत शक्ति का अनुभव किया और उसी अदृश्य स्थिति में रश्मि के पास पहुंच गया, जहां वो बिना देखे और पहचाने उसके हर कार्य, हर हाव भाव को देख सकता था। रोज की तरह रश्मि अपनी कुर्सी पर बैठी रही, लेकिन इस बार उसने राजकुमार को अपने जीवन की अनकही सच्चाई सुनाई, जिसमें उसने बताया कि वो वास्तव में परियों की दुनिया की अप्सरा थी, जिसे राजा इंद्र की सजा के कारण धरती पर रहना पड़ा और धोबी के घर में अपनी असली पहचान छुपाकर जीवन बिताना पड़ा। उसने राजकुमार को विस्तार से बताया कि कैसे उसे 1 साल की सजा के तहत सामान्य मानव जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा और कैसे उसने अपनी असली शक्ति और पहचान को छुपाकर लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। राजकुमार ने उसकी हर बात को ध्यानपूर्वक सुना और धीरे धीरे समझ गया कि रश्मि केवल एक साधारण धोबी की बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी सुंदरता, रहस्यमयता, जिज्ञासा और सहज आकर्षण के पीछे एक दिव्य और अद्भुत परी का अस्तित्व छिपा हुआ था। इस अद्वितीय रहस्य को जानकर राजकुमार के हृदय में रश्मि के प्रति सम्मान और प्रेम की भावनाएं और भी प्रगाढ़ हो गईं।
उसकी समझ में आया कि ये लड़की न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी आत्मा में स्वर्गीय शक्ति, बुद्धिमत्ता और रहस्य की एक अनमोल झलक मौजूद है, जिसने उसके मन, उसकी सोच और उसके जीवन की दृष्टि को पूरी तरह बदल कर रख दिया। राजकुमार आयुष ने अपनी दुल्हन रश्मि के साथ महल में प्रवेश करते ही राजा वीरेंद्र और रानी को पूरी सच्चाई विस्तार से सुनाई, जिसमें उसने बताया कि रश्मि केवल धोबी की सामान्य बेटी नहीं थी, बल्कि इंद्रलोक की एक स्वर्गीय अप्सरा थी, जिसे राजा इंद्र की सजा के कारण धरती पर रहना पड़ा और धोबी के घर में अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी थी। उसने अपने अनुभवों, संघर्षों और रश्मि की कठिनाइयों का ब्यौरा बड़े ही संवेदनशील और सजीव तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे राजा और रानी दंग रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और आंखों में चमक स्पष्ट दिखाई देने लगी। ये सुनकर उन्हें ये अद्भुत सत्य ज्ञात हुआ कि उनकी बहू केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि दिव्य सौंदर्य और शक्ति वाली अप्सरा थी, और उनके हृदय में खुशी, गर्व और सम्मान की भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे महल में उत्साह, उल्लास और रोमांच का वातावरण फैल गया और राजा रानी ने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार और रश्मि की शादी को भव्यता और धूमधाम से पुनः आयोजित किया जाए। इस अद्वितीय प्रेम कहानी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग राजकुमार और अप्सरा की रोमांचक और रहस्यमयी प्रेम गाथा सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, और इस घटना ने महल ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में खुशियों, उल्लास, उत्सव और प्रेम की भावना का वातावरण भर दिया, जिससे हर कोई इस दिव्य और जादुई प्रेम कथा का हिस्सा बनकर प्रेरित और आनंदित हुआ।